Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं ऑर्डर नंबर 6, दैट इज प्लीडिंग्स। तो बेसिकली प्लीडिंग्स जो हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है प्लेंट, एक होती है WS, जिसे हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। हम थोड़ा बेस से शुरू करता हूं मैं आप लोगों को समझाना। बिल्कुल, जो प्लेंटिफ होता है उसकी प्लीडिंग को हम कहते हैं प्लेंट, और जो डिफेंडेंट होता है, जो प्लेंट का रिप्लाई लगाता है, प्लेंटिफ का रिप्लाई लगाता है प्लीडिंग का, उसे हम कहते हैं WS, दैट इज रिटन स्टेटमेंट। मगर हमें यह भी तो समझना चाहिए कि प्लीडिंग असल में व्हाट इज प्लीडिंग, कि इसके अंदर क्या होता है। प्लीडिंग के अंदर तो बेसिकली क्या होता है, देखिए मेरी बात आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्लीडिंग क्या होता है? प्लीडिंग एक तरीके का एक प्लेन पेपर पे क्या करता है प्लेंटिफ, सबसे पहले अपनी प्लेंट को तैयार करता है और उसके अंदर कंसाइज फॉर्म में अपने फैक्ट्स को लिखना शुरू करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। जैसे उसका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो उसके फैक्ट्स लिखेगा कि प्रॉपर्टी, जैसे उसकी पोजीशन छीन ली गई प्रॉपर्टी से, तो उसकी कैसे पोजीशन को छीना गया प्रॉपर्टी से। तो कंसाइज फॉर्म में फैक्ट्स को स्टेट करता है, वो अपने एक पेपर के ऊपर फैक्ट्स को स्टेट करता है प्रॉपर तरीके से, जो कि एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि प्लेंट को कैसे फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक चीज लिख रखी है स्पेशली कि प्लेंट के अंदर जो प्लेंट है, या फिर प्लीडिंग के अंदर, बेसिकली प्लीडिंग के अंदर, ठीक है, प्लीडिंग के अंदर आप एविडेंसेस नहीं देंगे, आप एविडेंसेस स्टेट नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, केवल और केवल आप कंसाइज वे में फैक्ट्स को स्टेट करेंगे, जो कि पर्टिकुलर फैक्ट्स जो हुए हैं आपके साथ कंसाइज फॉर्म में फैक्ट्स को स्टेट करेंगे प्लीडिंग्स के अंदर। तो प्लीडिंग हमारी दो तरीके की होती है, जो प्लेंटिफ लगाता है उसे कहते हैं प्लेंट, और प्लेंट के रिप्लाई में जो डिफेंडेंट लगाता है उसे कहते हैं हम WS, दैट इज रिटन स्टेटमेंट। अब हम आगे समझते हैं। तो बेसिकली अब जो हम समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं कि प्लीडिंग के अंदर, मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूं कि प्लीडिंग के अंदर क्या प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग के अंदर लिखते क्या है। सबसे पहले तो वो पर्टिकुलर लिखते हैं। पर्टिकुलर का मतलब होता है एक तरीके से व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन या मैटर इन इश्यू, आपके साथ हुआ क्या है। बेसिकली व्हाट वाज द मैटर इन इश्यू, जो आपके साथ हुआ है, वो पर्टिकुलर्स आप स्टेट करते हैं प्लीडिंग के अंदर। CP का मतलब है यहां पे कंडीशन प्रीसिडेंट। कंडीशन प्रीसिडेंट का मतलब है यहां पे, कंडीशन प्रीसिडेंट बेसिकली मान के चलिए कि आपने कोई कंडीशन प्रीसिडेंट लगा रखी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि मान के चलिए अगर आपने कोई ए ने अगर B से कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी थी, उनका आपस में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन गया सेल का, मगर ए ने एक कंडीशन प्रीसिडेंट रखी कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को तभी खरीदूंगा जब आप इसके अंदर पूरी की पूरी सब कुछ मेंटेनेंस सब कुछ करके देंगे, पाइप वगैरह ठीक करा के देंगे, अगर कहीं से लीकेज है तो वो नहीं होनी चाहिए, व्हाइट वॉश वगैरह करा के देंगे सब कुछ। अगर वो नहीं कराया कंडीशन प्रीसिडेंट, अगर वो कंडीशन प्रीसिडेंट क्या है, जो वो कंडीशंस जो एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर सेल पूरा होने के लिए जरूरी है, ठीक है, वो कंडीशन प्रीसिडेंट थी, अगर आपने वो फुलफिल नहीं करी, कोई भी कंडीशन प्रीसिडेंट थी, तो वो मेंशन करना पड़ेगा। नोटिस का मतलब यह है कि आपने प्रायर नोटिस किसी भी तरीके का अगर प्रायर नोटिस देना था आपने, वो प्रायर नोटिस दे रखा है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर या फिर सिविल केसेस के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस करना है, ठीक है, या गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आपको कोई केस करना है, तो आपको पहले प्रायर 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ता है गवर्नमेंट को, प्रायर 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ता है। तो उस तरीके का कोई नोटिस वगैरह है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या कॉन्ट्रैक्ट का किसी तरीके का डिनाइल अगर हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट को कोई डिनाई कर रहा है, आपने कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया तो उसका कुछ लेके डिनाइल है, तो ये सब चीजें आप कंसाइज फॉर्म में अपने फैक्ट्स को एक प्लीडिंग के अंदर लिखेंगे, एक प्लीडिंग के अंदर स्टेट करेंगे, ठीक है, बना के और कोर्ट के सामने उसे प्रेजेंट करेंगे आप। ठीक है जी, ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं।
इसके अंदर प्लीडिंग के अंदर जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17। मैं आपको अभी यहां पे लिख रहा हूं न्यूमेरिक फॉर्म में, मगर आपको ये रोमन नंबर में लिखना है सारा का सारा। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपको रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिख रहा हूं, ठीक है, ओके। ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 ये बात करता है आपकी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का मतलब ये होता है, मान के चलिए मैं प्लेंटिफ हूं और मैंने अपनी प्लीडिंग लगा दी कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करके प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया गया, मेरी ही प्रॉपर्टी है और कोई बी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना पोजीशन लेके बैठा है, वो भी गलत है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। अब मैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का मतलब ये होता है कि मैंने जो प्लीडिंग अपनी एज अ प्लेंटिफ लगाई है, मैं उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूं या कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, अगर कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूं या फिर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, तो मैं कोर्ट से ऑर्डर ले सकता हूं, किसके? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के। कोर्ट मुझे ऑर्डर दे सकता है कि चलो अगर आपको कोई नई चीज पता लगी है या फिर आप कोई फैक्ट्स को ऐड ऑन करना भूल गए, तो ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर कोर्ट ऑर्डर कर देगा। कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के। किस चीज के ऑर्डर करेगा? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के। एक बार हम ऑर्डर नंबर 6 रूल 17 को एक बार डायरेक्ट से पढ़ते हैं। व्हाट ऑर्डर नंबर 6 रूल 17 इज सेइंग? ऑर्डर नंबर 6 रूल 17 ये बात कह रहा है, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्लीडिंग अलाउ आइदर पार्टी ऑल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग इन सच अ मैनर एज and on such terms as may be just, and all this amendment shall be may be necessary for the purpose of determining the real question of controversy between the parties। इसके अंदर ये कह रहे हैं, आपको जरा ध्यान से और समझना है, एट एनी स्टेज। एट एनी स्टेज का मतलब, एट एनी स्टेज का यहां पे मतलब है बिफोर जजमेंट, बिफोर जजमेंट, बिफोर जजमेंट। तो कोर्ट आपको बिफोर जजमेंट क्या करेगा? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए अलाउ कर देगा। इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी और यूज हुई है, उसका नाम है टू गेट रियल कंट्रोवर्सी, रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द पार्टीज। रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज का मतलब है कोर्ट भी ये चाहता है कि जब वो जजमेंट दे, ठीक है, तो वो एक रियल डिस्प्यूट जो है पार्टी के, उसे दूर कर सके, उसे सॉल्व कर सके, उसे रिजॉल्व कर सके। तो जो पार्टी का रियल डिस्प्यूट है, रियल डिस्प्यूट है पार्टी का, ठीक है, जो उससे डील कर सके कोर्ट, उस रियल डिस्प्यूट से डील कर सके, ठीक है। इसी वजह से कोर्ट अलाउ करता है, कोर्ट क्या अलाउ करता है? कोर्ट अलाउ करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए टू गेट रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। तो हम ये फर्दर समझते हैं, रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी मतलब रियल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट को समझने के लिए और कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट देने के लिए। आप देखिए कोर्ट का ये काम होता है कि कोर्ट को ये चाहिए कि जो रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी है, जो रियल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, कि जब मैं केस को डिसाइड करूं तो कोई मुझे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कोर्ट को यही नहीं पता लग रहा कि इनमें आपस में पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है। तो कोर्ट कल को, क्योंकि कोर्ट का काम ये भी है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स का मतलब अगर कोर्ट यहां पे अलाउ नहीं करेगा इन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, क्या यहां पे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को अगर अलाउ नहीं करेगा तो कल को क्या होगा, कुछ फैक्ट्स ऐसे रह जाएंगे, ठीक है, जो कोर्ट को डिसाइड करने थे मगर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव एक जजमेंट आ जाएगा जिसके अंदर पार्टी भी और कोर्ट भी सारे इश्यूज को, उनके सारे फैक्ट्स को डिसाइड कर देगा, ठीक है। तो कल को क्या होगा कि क्या, सबसे पहली चीज मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स का मतलब ये होता है कि कल को अगर पार्टी, मान के चलिए कोई पॉइंट ऐसा रह गया जो रियल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था पार्टीज के बीच में, ठीक है, या कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट था जो कोर्ट के सामने आना चाहिए था, तो वैसे ही वो रेस जुडिकाटा से बाहर हो जाएगा या फिर ऑर्डर टू रूल 2 से बाहर हो जाएगा। तो ऐसा कोई बार ना लगे, ऐसा कोई बार नहीं लगना चाहिए जिसमें पार्टी के साथ में इनजस्टिस हो, या कोर्ट की भी ड्यूटी बनती है इसी वजह से कि जो एक ही केस के अंदर वो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली जजमेंट को डिसाइड कर दे कि ताकि पार्टी और कोर्ट दोनों का टाइम बचे और मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग और लिटिगेशन का कोई एंड हो सके। वरना तो केस बार बार, ठीक है, पार्टी भी कहेगी मेरे साथ इनजस्टिस हो गई, रेस जुडिकाटा लग गया, तो
इन्हीं सब चीजों को डिसाइड करने के लिए, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे हम रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी को समझने के लिए कोर्ट आपके लिए अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को अलाउ करता है। कोर्ट क्या करता है? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को अलाउ करता है। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को रूल ऑफ कन्वेंस भी कहा जाता है। रूल ऑफ रूल ऑफ कन्वेंस। रूल ऑफ कन्वेंस हम इसे इसलिए और कहते हैं रूल ऑफ कन्वेंस कैसे कि दोनों पार्टीज के लिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि दोनों पार्टीज के लिए कन्वीनियंट हो जाता है ये। क्या दोनों पार्टीज के लिए ये चीज कन्वीनियंट हो जाती है कि दोनों पार्टीज कुछ फैक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं या कोई एडिशनल फैक्ट्स हैं उनके, तो दोनों पार्टीज के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा अगर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कोर्ट अलाउ कर देगा कि वो अपने सारे फैक्ट्स को एक ही केस के अंदर डिसाइड करवा लेंगे जो उनके बीच में जो रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी है। तो इसीलिए इसे रूल ऑफ कन्वेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड की बात इस तरीके से आती है, टाइम पीरियड की बात इस तरीके से आती है कि व्हाट इज द टाइम, क्या टाइम दिया जाएगा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए। जो कोर्ट सबसे पहले क्या होता है कि कोर्ट एक टाइम को डिसाइड करता है, कोर्ट टाइम को डिसाइड करता है, कोर्ट टाइम को क्या करता है? डिसाइड करता है। मगर ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 का प्रोवाइजो ये बात कहता है, रूल नंबर 17 का प्रोवाइजो ये बात कहता है कोर्ट कभी भी ट्रायल के दौरान, क्या ट्रायल के दौरान अलाउ नहीं करेगा, ट्रायल के दौरान अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, क्या टाइम आप वैसे तो किसी भी स्टेज पे, एनी स्टेज पे, ठीक है, अब एनी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे कोर्ट अलाउ कर देता है आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। ठीक है, जो टाइम पीरियड रहेगा आप किसी भी स्टेज पे, वैसे तो कोर्ट टाइम डिसाइड, वैसे तो कोर्ट ये देखता है कि ट्रायल के दौरान मुझे अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोर्ट कर देता है। मगर दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके अंदर कोर्ट नहीं अलाउ करता। कोर्ट किन किन सिचुएशंस में? पहली चीज, अगर कोर्ट को दिखता है कि जो अपोजिट पार्टी है उसके साथ इनजस्टिस हो रही है। इनजस्टिस मतलब उसको इररिपेरेबल लॉसेस अगर होंगे, पार्टी को लग रहा है कि यार इतने सारे लॉसेस हो जाएंगे दूसरी पार्टी को अगर मैंने अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का ऑर्डर दे दिया। या फिर मेलाफाइडी का ये मतलब होता है इसके अंदर कि दूसरी पार्टी जस्ट टाइम कोर्ट का वेस्ट करने के लिए ये बार बार अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का ऑर्डर ले जा रही है और कुछ ऐड कर नहीं रही है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट या मटेरियल चीज कुछ ऐड कर रही हो। तो कोर्ट को लगता है जब ऐसी दो सिचुएशंस आती हैं तो कोर्ट अलाउ नहीं करता। कोर्ट क्या नहीं अलाउ बिल्कुल नहीं करता अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए। मगर अगर कोर्ट को ये नजर आता है कि ड्यू डिलिजेंस का यहां पे ये मतलब होता है, ड्यू डिलिजेंस का, कि कोर्ट को अगर लगता है कि पार्टी अगर सारी कोशिशें भी लगा लेती फिर भी इन फैक्ट्स का पता नहीं कर सकती थी, पार्टी अपने तौर पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस मतलब कोई मेलाफाइडी नहीं है पार्टी की तरफ से, या कोर्ट को लगता है इन फैक्ट्स का होना बहुत जरूरी है केस के अंदर, तो फिर ड्यू डिलिजेंस अगर पार्टी वो चीज का पता नहीं लगा सकती थी मगर पार्टी ने उस चीज का पता लगाया और फिर वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का ऑर्डर ले रही है, तो कोर्ट क्या करता है? अलाउ कर देगा। ट्रायल के दौरान भी कोर्ट अलाउ कर देगा। तो इसीलिए एट एनी स्टेज लिख रखा है, तो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रायल के दौरान वो अलाउ करे या फिर ना करे। ठीक है, अब हम आगे फर्दर समझते हैं। ऑर्डर नंबर 6 रूल 18 ये बात कहता है कि वैसे तो देखिए कोर्ट ही डिसाइड करता है कि एक कोर्ट टाइम डिसाइड करता है। जब आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का ऑर्डर दे दिया जाता है तो कोर्ट ये फिक्स कर देता है टाइम के इस वाली डेट को आपको आके मेरे पास अपनी प्लीडिंग को अमेंड करके लेके आना है। मगर अगर कोर्ट टाइम फिक्स नहीं करता कि कितने दिन में लेके आना है, तो ऑर्डर नंबर 6 रूल 18 कहता है 14 डेज का टाइम पीरियड है। कितने डेज का? 14 डेज का एक आपके पास टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के अंदर आपको कोर्ट में आना है और आके अपनी प्लीडिंग को लगाना है, अमेंड करके अपनी प्लीडिंग को लगाना है। अब ये 14 डेज है, ये सीपीसी ने दे रखा है, वरना तो कोर्ट ही डिसाइड करता है। कोर्ट मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है, अब 14 डेज अगर कोर्ट ने नहीं डिसाइड करा तो 14 डेज। अब ये जो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 14 डेज, ये जो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है टाइम, ये हो सकता है सेक्शन नंबर 148 जो की बात करता है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम की। ठीक है, अगर इस 14 डेज को आपको फर्दर एनलार्ज करवाना है कि मुझे और टाइम चाहिए है अपनी प्लीडिंग को अमेंड करने के लिए, तो कोर्ट ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड एक्सटेंडेबल टू 30 डेज,
कितने दिन? 30 डेज तक और एक्सटेंड कर देगा। मतलब ये नहीं कि 14 दिन हट जाएंगे, 14 दिन भी इस 30 डेज में ही काउंट होंगे। तो 14 + 16 मान के चलिए आप, ठीक है, कि 16 दिन का टाइम पीरियड और कोर्ट ऐड करके दे सकता है आपको। अगर कोर्ट ने टाइम फिक्स करा है तो कोर्ट भी टाइम कितना दे सकता है? 30 डेज तक का ही दे सकता है। अगर कोर्ट ने टाइम नहीं दिया तो ऑर्डर 6 रूल 18 कह रहा है 14 डेज के अंदर अंदर आपको अमेंड करके लेके आनी है। फर्दर एक्सटेंडेबल टू, कहां से आप फर्दर एक्सटेंड कराएंगे? एनलार्जमेंट ऑफ टाइम सेक्शन नंबर 148 से 30 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है जी। 30 डेज के बाद अब मान के चलिए फिर 30 डेज के बाद पार्टी को और टाइम चाहिए, तो उसके लिए कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर सेक्शन नंबर 151 ऑफ सीपीसी से ये टाइम एक्सटेंड होगा। ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, वरना तो ये टाइम और कहीं से एक्सटेंड नहीं हो सकता। फिर तो कोर्ट 30 डेज के बाद कोर्ट की मर्जी है, 151 से कोर्ट कितना भी टाइम दे सकता है, क्योंकि वो कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। मगर ये जो कोर्ट है 30 डेज के बाद कोर्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है कि फर्दर एक्सटेंड करने में, और कोर्ट जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच अपनाता है कि अगर जस्टिस डिमांड कर रही है कि फर्दर टाइम देना चाहिए तो कोर्ट 151 ऑफ सीपीसी अपनी इनहेरेंट पावर्स का यूज करके फर्दर टाइम को एक्सटेंड भी कर देगा। अब एक केस समझते हैं। ये एक केस है संपत कुमार वर्सेस अय्या कन्नू एंड अदर्स 2002 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जब कोर्ट अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के ऑर्डर दे रहा होगा तो कोर्ट केस के मेरिट्स के अंदर नहीं जाएगा। कोर्ट विल नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस व्हाइल डिसाइडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। जब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के कोर्ट डिसाइड कर रहा होगा कि उसे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो कोर्ट उसके अंदर मेरिट पे नहीं जाएगा। और दूसरी जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस केस से नहीं अलग से बता रहा हूं आपको, उसमें तो यही कहा था कि भाई मेरिट्स पे नहीं जाएंगे आप, सीधे डायरेक्ट आप देखेंगे। ठीक है जी। अब एक चीज और है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के ऑर्डर के ऊपर कभी भी अपील नहीं होगी, हमेशा रिवीजन होगा। क्या होगा? एपेलेट कोर्ट के पास हमेशा आप रिवीजन में जा सकते हैं, अपील में नहीं जा सकते। सो दिस वाज ऑर्डर 6। सो फॉर मोर वीडियोस डू फॉलो मी।